बाजार बोलता है, इसमें FISDS का डेटा एक बार देख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है आज दुनिया भर के बाजारों में। तो FIs ने कल तो सेलिंग की, आज का डेटा देखना इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, अभी तक तो वो $1 बिलियन की ऑलमोस्ट डेली सेलिंग कर रहे थे, लेकिन DIs भी $1 बिलियन लगा रहे थे। तो DIs हमारे फिलहाल तो स्मार्ट ही बनकर निकले। अब आज FIs को ख़रीदारी करनी पड़ेगी अगर वो इंडियन मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पैसा बन कर रहा है आज, कहाँ शॉर्ट कवरिंग है, दुनिया भर के बाजार देखते हैं। देखिए, कल डाउ तो फ्लैट बंद हुआ, क्योंकि कल तक तो, रात तक तो उनको भी नहीं पता था क्या होने वाला है। लेकिन आज देखिए, कोस्पी तो इंडेक्स नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे शेयर बन गया है। 8% ऊपर है, वाओ। निकाई 5.5% ऊपर है। हैंसेंग 3%, शंघाई है इंडेक्स जैसा 2% ऊपर है। चलिए देख लेते हैं आज शेयर कौन से ऊपर है। तो जो शेयर ऊपर हैं उनमें देखते हैं, ईज माई ट्रिप 14%, अशोक लेलैंड 11%, AVREL करीब 10%, प्रेस्टीज और केसुराम करीब 10% ऊपर। पाओ, बहुत अच्छी स्क्रीन देखने के लिए लग रही है आज। ऐसे भी हैं कोई काउंटर जो गिरे हुए हैं। अच्छा, हाँ, ये वो वाले शुगर वाले शेयर हैं और जो ऑयल वाले शेयर हैं, जो ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम करती हैं। ऑयल इंडिया, यहाँ पर गिरावट है, रेणुका शुगर में गिरावट है, और दूसरे चीनी शेयरों में भी थोड़ा सा प्रेशर है। लेकिन कुछ एक कंपनियां जैसे शैले है, जेनकोस है, जायडस वेलनेस है, इन सभी में 3% की गिरावट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान अमेरिका वॉर पर अपडेट एक बार देख लेते हैं। 2 हफ्ते के लिए सीज फायर पर फाइनली सहमति बनी है। दोनों देशों ने सीज फायर पर मोहर लगा दी है। ईरान की 10 शर्तों पर अमेरिका विचार करेगा। हॉर्मुज को ईरान के संरक्षण में खोला जाएगा। ईरान और ओमान, ये दोनों, अभी जो लेटेस्ट खबर है कि ये कुछ चार्जेस लगाएंगे हॉर्मुज से जो भी शिप्स निकलेंगे। कच्चे तेल की कीमतों में लेकिन 12 से 14% की गिरावट देखने के लिए मिली है आज। पाकिस्तान में शुक्रवार से बातचीत शुरू हो जाएगी दोनों पक्षों के बीच में सीज फायर को लेकर। ईरान ने ये बोला जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, केवल रुकी है, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा अमेरिका पर। बिल्कुल ठीक बात है, करना भी नहीं चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर रचित भाई भी मानते नहीं है कि वो भी डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर विश्वास जल्दी कर लेते हैं। रचित भाई, आप तो विश्वास जल्दी कर लेते हो लग रहा। मैं विश्वास जल्दी कर लेता हूँ सर, मजा, ये ऑन ए मतलब। लाइटर नोट कह रहा हूँ। अच्छा हाँ, अच्छा, चलो अभी। एक और चीज सर, एक और चीज मैं आपको बताऊं। दिस वाज समथिंग दैट आई केम अक्रॉस यस्टरडे। इनसाइडर ट्रेडिंग इज लीगल इन अमेरिका। आप अच्छा, मान सकते हैं ये बात? ये तो सर अपने आप में एक बड़ी अजीब बात है। आई वाज गोइंग थ्रू दिस आर्टिकल। वो बोलता है इनसाइडर ट्रेडिंग लीगल है। ये कैसे हो सकता है? फिर तो मैं कहता हूं कि अगर ऐसा है तो यूएस ये को फिर डोनाल्ड डेट ट्रंप नहीं चुकाने करवाया की। होगा फिर तो हाँ। और अभी तक जो मार्केट, जो लोग बोल रहे हैं दबी जबान में कि भाई मार्केट को चलाने के लिए सारे स्टेटमेंट दिए जाते हैं, ये तो फिर लीगल हो जाएगा ना। मैं वही तो आपको कह रहा हूं सर, मतलब ये अपने आप में एक बड़ी अजीब बात है। इफ दिस इज ट्रू, मतलब आप भी इसके बारे में पढ़िएगा। इफ दिस इज ट्रू तो मैं तो आपको कहूंगा फिर तो सारे लॉजिक्स ही खत्म हो जाते हैं ना। फिर हम फालतू बैठे हुए हैं। फिर तो जब तक ये ट्रम्प साहब है तब तक हमको सिर्फ लेवल्स लगा के बैठ जाना चाहिए। ट्रेड हो जाए ठीक है, ना हो ना हो, दिमाग लगाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि सारे का सारा गवर्नेंस तो वहीं से हो रहा है। मतलब अब आप एक ऐसे सिचुएशन में जाएंगे विवेक सर कि आपको कल परसों से इंडिया के रिजल्ट्स आना चालू होंगे, उस पर आप रिएक्ट करना चालू करेंगे। अदरवाइज जो आपने जितना फिएस्को देखा है, एक आदमी की कमेंट्री और एक आदमी की हरकतों में देखा है, और वो वहां पे जो हो रहा है वो अगर लीगल है तो हम तो फालतू ही पिस गए। कोई बात नहीं, धीरज रखें रचित भाई। लेकिन शरद सर, आज ये जितने भी IOC, HPCL, BPCL जितने बेचारे पनिश हो रहे थे, आज ये सारे चल गए हैं। ONGC, ऑयल इंडिया, ये जितना भाग रहे थे, स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, आज ये सारे नीचे हैं। अब क्या करें इन सभी में? जी देखिए, मेरा ये मानना है कि आप अगर ब्रॉडर मार्केट में देखें तो आपको ज्यादा अच्छे बेट्स मिलते हैं। अगर मैं FNO की भी बात करूं तो आपको ज्यादा अच्छे बेट्स दूसरे काउंटर्स में मिल रहे हैं। कल देखिए, मैंने टाइटन का जिक्र किया था, आपने 2 स्टॉक पूछे थे। तो अदरवाइज आप देखिए तो कई ऑटोमोबाइल में देखिए अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली है। मुझे लगता है थोड़ा सा ऑयल एंड गैस से दूर रहना चाहिए। पोजीशंस में शॉर्ट कवरिंग है, मैंने पहले भी बोला था, मैंने आपको जोन्स दिए थे कहां पर शॉर्ट कवरिंग आएगी। आज शॉर्ट कवरिंग हो 280, अब देखिए 280 290 के ऊपर आज शॉर्ट कवरिंग। बीपीसीएल में कैप अप ओपन हो गया, तो शॉर्ट्स जहां थे शॉर्ट स्क्वीज हुए। हो सकता है एक बार गिरावट मिले आपको। अगर आपके पास पोजीशन बनाना है आपको तो 296 का भाव आपको 289 से लेकर के कहीं 280 तक मिले तो आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं।
अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज होती है तो काउंटर में स्ट्रेंथ आएगी ऊपर की तरफ। आई थिंक 315 330 तक भी बीपीसीएल जा सकता है। एक शॉर्ट कवरिंग रैली है, शॉर्ट ट्रैप्ड है यहाँ पर। सेकंड, अगर आप आईयूसी में देखिए तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, शॉर्ट ट्रैप्ड है। 140 के पास शॉर्ट्स थे, 140 नीचे 136 के पास शॉर्ट थे, आज ट्रैप्ड है। हो सकता है कोई गिरावट आए, शॉर्ट है तो ऑब्वियस सी बात है बाजार को थोड़ा गिराएंगे, फिर एक बार दोबारा रैली बनेगी तो आपको 140 तक भी पुल बैक मिले तो आप दोबारा लॉन्ग खींचेगा। स्टॉप लॉस आपका 135 के पास रहेगा। यहाँ पर भी वही चीज आपको देखने को मिली। आज अच्छा वॉल्यूम है, करीब 100% वॉल्यूम आप है आईओसी के अंदर। सिमिलरली यहाँ पर बीपीसीएल में भी देखिए 27% डिलीवरी, वॉल्यूम करीब 70% आप है। तो अगर आप इसके अलावा अगर आप देखते हैं हिंद पेट्रो को, तो सबसे बड़ा मूव देखिए यहाँ पर आया है। अगर आप देखिए तो जो शॉर्ट्स थे 345 के पास वो स्क्वीज हो गए, 360 के पास एक मूव आया है, बड़ा मूव है। बेस नीचे 320 के पास बन गया था, तो यहाँ पर भी देखिए डिलीवरी बेस बाइंग दिख रही है। डिलीवरी करीब 260% अप है। तो यहाँ पर जो भी गिरावट आएगी वो खरीदारी का मौका होगा। अगर किसी को लेना है 345 के आसपास ले, गिरने पर ले थोड़ा सा तो ज्यादा ठीक रहेगा। गिरेगा ऐसे नहीं, टच एंड गो में निकलेगा। अगर शॉर्ट स्क्वीज होता है तो वहां पर आप आइए, वहां आपको मिले तो लीजिएगा। अभी लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि फिर आप ट्रैप हो सकते हैं लॉन्ग साइड पर। तो यही मेरा इन तीन काउंटर्स में व्यू है। इन सब के अलावा मैंने पेट्रोनेट एलएनजी पे विवेक जी लॉन्ग दिया था, जिसे एक काउंटर पे मुझे लगता था लॉन्ग है। आज देखिए यहाँ पर करीब 5.5-6% का मूव है। स्टॉक कंसोलिडेटेड था, 260 के ऊपर निकला है। देखिए आज इसका हाई करीब अच्छा खासा करीब 280 का हाई है, 270 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये एक काउंटर था जब मैंने ऊपर के टारगेट शेयर किए थे। बिल्कुल ठीक है रचित भाई, अगर आपके शॉर्ट होते या हैं अगर किसी क्लाइंट के, तो कवरिंग कहाँ करते आप सबसे पहले? सर इससे पहले अभी मैं ना जो यूएस का सेबी है उसकी वेबसाइट पर चला गया था, sec.gov पे। इनसाइडर ट्रेडिंग के रूल्स अलग हैं, इलीगल तो वहां भी है बट रूल्स अलग हैं, सिर्फ एम्प्लॉय और डायरेक्टर पे ही लागू होते हैं या फैमिली मेंबर्स ऑफ वो। तो ये करके कुछ एक अलग चीज है। अब वो किस तरीके से है वो एक समझना होगा। अब देखिए सर, अगर शॉर्ट्स हैं तो कहाँ कवर करना होगा। शॉर्ट्स हैं तो दो लेवल पे कवरेज के लिए एक कंफर्टेबल रहेगी सिचुएशन। या तो ट्रम्प साहब कुछ बोल दे और वापस ही सारी चीजें चली जाए नीचे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट अपने मोमेंटम में ही कहीं भी आपको 23,600 500 लेवल्स पे दिखे, वहां पे एक बार शॉर्ट कवर हमें कवर कर लेना चाहिए। और टू दी अपसाइड अब देखें 24,160 एक ऐसा लेवल है जिसको अगर ब्रीच करता है बिफोर गोइंग डाउन तो भी शॉर्ट कवरिंग करना लाजमी होगा, क्योंकि फिर फर्दर अपमूव के लिए ये मार्केट तैयार होता हुआ आपको दिख सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज देखिए एशियन बाज़ारों की तो आपने रैली देख ही ली है। दुनिया भर के बाज़ारों में शानदार तेज़ी लौटी है। एशिया में दक्षिण कोरिया और जापान के मार्केट सबसे तेज़ उछाल के साथ कामकाज कर रहे हैं। इतना तेज़ उछाल तो हमारे मार्केट में भी नहीं मिलता है, लेकिन हाँ वहाँ पर दक्षिण कोरिया का मार्केट तो करीब 8% ऊपर है। वाह, तो ये ज़बरदस्त खबर है। लेकिन आरबीआई गवर्नर ने भी आज पॉलिसी पर बात की है, तो इस पर भी बात कर लेते हैं एक बार। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, 5.25% पर ही ब्याज दरें बरकरार हैं। एमपीसी ने न्यूट्रल स्टांस रखा है। ग्लोबल सप्लाई चेन में दिक्कत है, वो तो हमें दिखा ही है, क्योंकि तेल की ऊंची कीमतों की वजह से ग्लोबल ग्रोथ में गिरावट देखने के लिए मिली है। कच्चे तेल में तेजी से महंगाई बढ़ने की आशंका है। पश्चिमी एशिया में तनाव से ग्रोथ पर असर हुआ है। FY27 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.9% है। FY27 के लिए जो अब फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसके लिए जो फर्स्ट क्वार्टर है यानी कि अप्रैल जून क्वार्टर में ग्रोथ है एस्टिमेट 6.8, Q2 के लिए 6.7 और पूरे साल के लिए जो पिछला साल था FY26 उसकी जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.4 से बढ़ाकर 7.6% किए हैं। और तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई को लेकर चिंता है। बिल्कुल ये वही सारी बातें हैं रचित भाई जो कि हम सोचते हैं, क्योंकि इतने दिन से हम यही सारी बातें करते हुए आ रहे हैं। अच्छी चीज़ यही है कि कोई नई चिंता या नई परेशानी आरबीआई की तरफ से नहीं दिखी है, जो एक्सपेक्टेड लाइन पे था वही है। कुछ और आप जोड़ना चाहते हो आरबीआई पॉलिसी में? नहीं सर, मैं तो एक चीज बोलूंगा कि आज हो सकता है गवर्नर साहब को भी ना जल्दी आरबीआई पहुंचना पड़ा होगा और कुछ कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग टू थिंग्स। अगर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपका चलता रहता ना तो इन्फ्लेशन के लेवल जरूर उनको चेंज करने एक लाजमी चीज होती हुई दिख सकती थी। और कहीं का ना कहीं, क्योंकि आप देखें इस वीक की स्टार्टिंग में ना हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा हैं उन्होंने भी
एक डिसीजन, एक बात कही थी कि हमें इकोनॉमी में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। मैं समझ रहा था बहुत इन लाइन वैसी ही कुछ कमेंट्री आएगी, बट अभी वो सुबह जल्दी पहुंचे होंगे और बोलेंगे भाई रेट तो अनचेंज रखो, कमेंट्री थोड़ी सी कूल ऑफ और रिलैक्स कर देते हैं, क्योंकि अब सिचुएशन ठीक होती हुई दिख रही है। बिल्कुल ठीक बात है। आज तो सारे ही लोग जल्दी पहुंच गए होंगे ऑफिस, स्टॉक बिल्कुल। मार्केट वाले और फाइनेंशियल वर्ल्ड वाले, सभी लोग ऑफिस जल्दी पहुंचे होंगे। लेकिन जल्दी पहुंच के फायदा मिला किसको शरद सर? बैंक जो सारे शेयर है, बैंकिंग शेयर सारे तेज बाउंस बैक। अभी कोई लग रहा है सर बैंक जो कि जहां पर की स्ट्रेंथ बन रही हो, जहां पे लग रहा हो कि यहां ट्रेड बचा है अभी? बिल्कुल जी, मेरा फेडरल बैंक पे ध्यान था। फेडरल बैंक को मैंने रिकमेंडेशन में भी दिया था, डिस्क्लोजर है क्लाइंट्स को 2 दिन पहले। यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को फेडरल बैंक में मिला था। मुझे लगता है कि यहाँ पर स्ट्रेंथ रह सकती है। इस काउंटर में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट है और आई थिंक ये आज देखिए बहुत अच्छा मूव, करीब काउंटर के अंदर करीब 4-1% का मूव है। ब्रेकआउट मिल गया था 280 के ऊपर और स्टॉक गिरा भी नहीं है ड्यूरिंग ऑल द मेहम व्हिच हैज हैपेंड इन बैंक निफ्टी। 284 के पास है, बहुत आराम से थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। शॉर्ट ट्रैप हो गए होंगे जो 280 के पास शॉर्ट थे, 280 के पुट कॉल राइटर्स ट्रैप्ड है। गिर जाए 280 के आसपास तो खरीदेगा। आई थिंक अपना लास्ट जो इसका ऑल टाइम हाई है 302, वहां तक बिल्कुल जाने की तैयारी कर रहा है काउंटर। बहुत क्लीन लॉन्ग बनता था और इतना बड़ा मूव मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगता था स्लोली ग्राइंडिंग मूव आएगा लॉन्ग साइड पर। मैंने कल भी डिस्कस किया था कि निफ्टी में भी स्लोली ग्राइंडिंग मूव आएगा अप साइड पर, बट वैसा हुआ नहीं। शार्प पुल बैक में शॉर्ट स्ट्रैप हो जाते हैं। थोड़ा गिर जाए तो एक बार खरीदारी कीजिएगा 280 के पास, 280 275 आपको 302 तक के भाई पोजिशनली मिलेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। आज लोग यही सोच रहे होंगे अब थोड़ा सा नीचे आ जाए तो थोड़ा खरीदारी करें। रचित भाई ये फीलिंग आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब मेरा, बट मेरे अभी भी ना थोड़ा सा नीचे वाली डेफिनेशन यहाँ से थोड़ी दूर है। तो मैं तो जो लेवल्स देखने के लिए बैठा हुआ हूँ वो मुझे लगता नहीं है इस हफ्ते आएंगे। जब कभी आएंगे तब खरीदारी चालू करेंगे। अच्छा, चलिए ठीक है। देखिए आरबीआई पॉलिसी को लेकर तो ज़्यादा कुछ खास रहा नहीं, इसलिए मार्केट में भी ज़्यादा कुछ उथल पुथल हुई नहीं है। लेकिन शुगर शेयरों के लिए एक बड़ी खबर है। देखिए अभी तक तो क्रूड ऑयल चल रहा था तो शुगर शेयरों के लिए अच्छी खबरों का साथ मिल ही रहा था। लेकिन एक खबर जो कि शुगर शेयरों को राहत दे सकती है वो है कि इन्वेंट्री 9 साल के न्यूनतम स्तर पर जाने की बात हो रही है इस फाइनेंशियल ईयर में। शुगर ईयर जो कि अक्टूबर से लेकर सितंबर तक चलता है, उसमें शुगर ईयर 2026 में इन्वेंट्री 4.1 मिलियन टन रहने का अनुमान है। अक्टूबर 2025 में यही इन्वेंट्री करीब 5 मिलियन टन की थी, यानी इन्वेंट्री कम हो रही है। कारण प्रोडक्शन करीब 28.1 मिलियन टन का है और जो कंजम्पशन है वो 28 मिलियन टन का देखने के लिए मिल सकता है इस शुगर ईयर में। तो $1 मिलियन टन का एक्सपोर्ट भी है। तो आप कंजम्पशन प्लस एक्सपोर्ट मिलाकर देखोगे तो प्रोडक्शन से ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इन्वेंट्री कम हो रही है। इन्वेंट्री जब भी कम होती है तो शुगर प्राइजेस में थोड़ी सी फर्मनेस आ जाती है। रशीद भाई आप क्या मानते हो? क्रूड ऑयल प्लस अगर शुगर का खुद का प्ले देखें, इथेनॉल वाली स्टोरी प्लस शुगर वाला प्ले देखें, तो क्या आपको शुगर शेयरों में लग रहा है कि जान बची रहेगी जो ये तेजी दिखाकर आए हैं अभी पिछले 15-20 दिन में 10-10% की, या आपको लग रहा है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग इनमें भी आ जाएगी? नहीं बिल्कुल, देखिए विवेक सर, प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मैं फूड आइटम्स सारे ही जो है ना कहीं ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको एक प्रॉब्लम तो जरूर देखने को मिलेगी और गवर्नमेंट की तरफ से ना कुछ कुछ आपको कर्ब्स भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे एक्सपोर्ट के लिए जो इनको हामी भर दी गई थी वो एक्सपोर्ट हो सकता है रोक दिए जाएं, और इंपोर्ट्स भी चालू किए जा सकते हैं अगर शॉर्ट कंजम्पशन शॉर्टेज हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण, और हम पहले भी जब आपके चैनल के माध्यम से जुड़े थे तो एक ही बात कह रहे थे कि जो यूरिया नाइट्रोजन को लेके प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं वो फर्टिलाइजर स्पेस में हमें जरूर दिखेगी, और अगर वो होता है तो हमारे बैक बाय द अल्नीनो इम्पैक्ट जो कल स्काईमेट में भी देखने को मिल गया था वो भी बोल रहे हैं, हमें आने वाले 1 साल तक आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर देखने को मिल सकती है इन द एंटायर क्रॉप साइकिल। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट रहेगा। हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग ही एडवाइजेबल होगी। फ्रेश लॉन्ग्स के लिए अभी मैं दूरी बना के रखने के लिए बोलूंगा। ठीक है सर। तो यहाँ पर देखिए इस समय जो पोजीशन है शुगर शेयरों में, वो आज तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है, क्योंकि
अभी तक इनको इथेनॉल से जोड़ा जा रहा था। रेणुका शुगर आज करीब 2% नीचे है, द्वारिकेश में करीब 2% की गिरावट है, धामपुर शुगर में करीब 2% की गिरावट है। और जो ऑयल के शेयर हैं, जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियां थी, उसमें करीब हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन करीब 5.5% नीचे है। प्राज इंडस्ट्री फ्लैट है। ये थोड़ा सा चूंकि इथेनॉल के इक्विपमेंट बनाता है तो यहाँ पर अभी ज़्यादा प्रेशर नहीं देखने के लिए मिला है। लेकिन रशीद भाई ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी है। एक काउंटर और देखूंगा मैं, एबी कैपिटल। इसमें हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडी में 2250 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी मिली है सीसीआई से। शरद सर, इस काउंटर को आप कैसे देख रहे हो, एबी कैपिटल को? ठीक है विवेक जी, देखिए अगर मैं इसके पहले परफॉर्मेंस भी ट्रैक करता था, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी कंपनी है। एक बार आप देखेंगे तो चार्ट पर भी बहुत मजबूत है काउंटर, और एक फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट मिला है। बहुत यूजुअल था, मैं लगातार डिस्कस कर रहा हूँ कि जिन काउंटर्स में एक फॉलिंग वेज पैटर्न है, एक लंबा अप ट्रेंड होने के बाद जो बाजार की गिरावट में रहा था और क्रिटिकल सपोर्ट्स मेंटेन्ड है, उनमें एक बड़ा ब्रेकआउट आने की संभावना है। वहां बने रहना, जो बहुत ज्यादा नहीं गिरे, मतलब ऐसा टेक्निकलिटी कैसे समझेंगे हमारे व्यूवर्स, तो जो बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं गिरे, निफ्टी के साथ साथ ही थोड़ा गिरे, वो वहां पे एक अच्छा मूव है। उसमें से अदानी, ये आदित्य बिरला कैपिटल है, जैसे 320 के ऊपर निकल गया है, आज खुला है, आज करीब 8% ऊपर है, बेस बन गया है। 318-20 पर दोबारा मिले आपको, 333 का भाव है, तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन धीरे धीरे 345 पर निकलेगा, और 345 के ऊपर निकलने की स्थिति में अपना ऑल टाइम हाई ब्रीच करेगा 368 का। आपको 390 400 तक के टारगेट्स मिलेंगे। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है कंपनी का पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल में। आप क्वार्टरली भी देखिए और उसका एनुअल भी देखिए, लगता है स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर। आज रियल्टी काउंटर्स में भी एक अच्छा राइज देखने के लिए मिल रहा है, लेड बाय प्रेस्टीज। अगर प्रेस्टीज स्टेट में देखें तो एक अच्छी रैली बनती हुई दिखाई दी है, और फिनिक्स मिल, लोधा डेवलपर, इन सभी में मूव अच्छा बनता हुआ दिखाई दिया है। रशीद भाई, जो वर्ष था वो रियल इस्टेट का फिलहाल के लिए, जो पिछले 1 साल में हमने शेयरों में देखा, वो पूरा हो चुका है या अभी बचा है कुछ? देखिए विवेक सर, अभी ना हमने सिर्फ सीज फायर किया है, बहुत सारी प्रॉब्लम भी बची है जो सीज फायर के पहले की प्रॉब्लम्स थी। अभी भी आईटी आप देखें, एआई इंटीग्रेशन और ले ऑफ्स भी हम देख रहे हैं। जैसे कुछ टाइम पहले हमने ओरेकल में देखा था, जो आपके शो में हमने बात की थी, फिर एचसीएल टेक में भी आज कुछ कुछ ले ऑफ्स आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं गैस डिस्ट्रप्शन भी एक प्रॉब्लम बनी रहेगी फॉर सम टाइम, क्योंकि जो प्रोटेक्शन नेशंस हैं उन्होंने बोल दिया 3 से 5 साल लगेंगे टू रिवाइव इट एंड कंप्लीटली कीप इट इन प्लेस। तो ये सारी बातें पुट टुगेदर कहीं ना कहीं अर्बन अट्रिशन को ट्रिगर करेंगी। और मैं समझता हूँ डाउन साउथ, जो पुणे और हैदराबाद, बैंगलोर, इन साइड की जो आईटी रिलेटेड रियल एस्टेट प्लेस थे, कुछ कुछ एनसीआर में भी हम देख रहे थे, वहां पे आपको फर्दर कूल ऑफ ही होता हुआ दिखेगा। द वर्स्ट इज ओवर, इट इज टू अर्ली टू से दैट द वर्स्ट इज ओवर। अभी मैं समझता हूँ पेन पॉइंट आपको बना रहेगा। ठीक है शरद सर, आपकी रडार पे कोई रियल एस्टेट काउंटर है क्या? बिल्कुल, देखिए प्रेस्टीज स्टेट ही है विवेक जी। प्रेस्टीज स्टेट में, प्रेस्टीज स्टेट और लोधा जो आपने दोनों बोले, प्रेस्टीज स्टेट में एक ब्रेकआउट आया था, मैंने दिया नहीं था ट्रेड, ये क्लीन ब्रेकआउट था। एक अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग पिछले 4 दिन में देखने को मिली थी, वॉल्यूम अच्छा था। और चूंकि शॉर्ट कवरिंग रैली प्ले करेंगे तो कहाँ कहाँ करेंगे, तो दैट रिमेन्स। तो मैंने आईटी पैक, इसको रियल्टी पैक को थोड़ा अवॉइड किया, बट ये पर्टिकुलर काउंटर स्ट्रेंथ में है। मुझे लगता है जहां पर ट्रेड करा है 340, और यही सबसे बड़ा सप्लाई जोन है जो आज का डे हाई है 345। इसके ऊपर सस्टेन कर जाए, निकल जाए और करीब 1380 के ऊपर सस्टेन करे, तब एक शार्प पुल बैक, तब एक्चुअली लॉन्ग बिल्डअप रहेगा जो 1600 रुपए की तरफ लेकर के काउंटर को जाएगा। तब तक आप इसको चलने दीजिए अपने हिसाब से, इसको थोड़ा सेटल हो जाने दीजिए। कोई गिर जाए अगर 1250 के आसपास तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। उस केस में आपका स्टॉप लॉस 1100 रुपए पे होना चाहिए। ठीक है रशीद भाई, आज इंडिगो में करीब सुबह 10% का सर्किट था, स्पाइस जेट में 5% का सर्किट लगा हुआ है। किस्मत खराब है स्पाइस जेट की, टूटते समय 20% के सर्किट होते हैं और चलते समय 5% के होते हैं। अभी क्या लग रहा है सर आपको, इन एविएशन काउंटर में क्या करना चाहिए? देखिए इंडिगो, विवेक सर, अच्छा एक रनअप आज दिया है, और मैं समझता हूँ ये रनअप आपको, अगर कुछ ट्रम्प्स आप नहीं करते हैं और मार्केट्स में नई प्रॉब्लम होती है, तो सस्टेन मूवमेंट देखने को मिल सकता है।
बहुत कंफर्टेबली अब अपने ये 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास भी आपको जाता हुआ दिख सकता है 5010 लेवल्स पे। और जहां तक बात है स्टॉप लॉस की, स्टॉप लॉस 4260 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस पोजीशन को अप्रोच कर सकते हैं। फर्दर अप मूव देखने को मिल सकता है, बैक बाय द आइडिया कि क्रूड भी आपको कूल ऑफ होता हुआ दिखेगा। फिर सरकार की तरफ से वो सीट सिलेक्शन के जो पैसे थे जो खत्म कर दिए गए थे वो भी वापस आ गए। कुछ कुछ इन्होंने अपने फेयर्स ऑलरेडी हायर साइड पे कर रखे हैं। और अगर ये सारी सिचुएशन कूल ऑफ होती है तो वी आर ऑलरेडी अप्रोचिंग द ट्रैवल सीजन विच विल बी द समर सीजन। तो वहां पे भी इनको अच्छे रेवेन्यूज देखने को मिलेंगे, फर्दर अप मूव आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है सर। तो यहाँ पर जो ये एविएशन काउंटर हैं और जो ये ऑयल सेंसिटिव काउंटर हैं, इनमें तो देखिए तेज़ी देखने के लिए मिली ही है। आज इंडिया विक्स ड्रॉप होकर 18% पर आ गया। शरद सर, ये अच्छी खबर है? जी, तो देखिए, अगर आप इंडिया विक्स को देखिए तो आज करीब अभी जो रीडिंग है वो 19.55 की रीडिंग है। ये अपने आप देखेंगे तो 10 वीक एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के नीचे आज फिसल रहा है। लेकिन आज दिन कौन सा है? आज तो वेंसडे है, अभी 2 ट्रेडिंग डेज बाकी हैं। मुझे लगता है जो इसका सपोर्ट जोन है वो रहता है 18.9 के आसपास, जहां इसका 10 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज प्लेसमेंट है, और नीचे 17.2 के आसपास। यही 2 पॉइंट्स थे जहां से आपको लगातार इंडिया विक्स में एक पुल बैक देखने को मिला है। द जोन्स फॉर 18.9 और नीचे की तरफ 17। ये जोन से कोई भी पुल बैक आता है, मैं तब थोड़ा बाजार में कंफर्टेबल हो जाऊंगा जब 17.2 का जोन ब्रीच हो जाएगा इंडिया विक्स का नीचे की तरफ, और इसके बाद एक बार वो रेजिस्टेंस बन जाए, तब एक बार बाजार में कंफर्ट आ जाएगा। उस स्थिति में आपको बाजार आराम से 24,500 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा। 24,500 के सस्टेनेंस में आप आराम से बाय ऑन डिप्स कीजिए, फिर आपको अपना दोबारा ऑल टाइम हाई हो सकता है निफ्टी में एक बार दोबारा आपको जल्दी देखने को मिले। बिल्कुल ठीक है। आज 3 ब्लॉक डील हुई हैं बड़े शेयरों में, एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में और अशोक लेलैंड में। अशोक लेलैंड तो चल चुका है और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक भी चले हुए हैं। एचडीएफसी बैंक में 20 लाख शेयरों का ट्रेड हुआ है और आईसीआईसीआई बैंक में करीब 17.5 लाख का और अशोक लेलैंड में करीब 16.5 लाख का। एक शेयर तो टॉप गेनर्स की लिस्ट में है ही, बाकी तो इनलाइन विद मार्केट है। रचित भाई, अगर आपको आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस एचडीएफसी बैंक इन दोनों में कोई देखना हो, क्योंकि ये जो 20 लाख शेयर उठाए जाते हैं ये तो कोई बड़े निवेशक ही उठाते हैं, आपको क्या लग रहा है किसको पसंद करोगे आप? अनम्यूट कर लीजिए रचित भाई। माफी चाहूंगा सर, आईसीसी जी जी। बैंक के साथ एक थोड़ा सा सेंस ऑफ कंफर्ट जरूर देखने को मिल रहा है। पूरा बैंक निफ्टी बहुत हाई लेवल से करेक्ट किया। मैं समझता हूँ इसमें आपको मूवमेंट कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। हल्का सा सप्लाई देखने को मिल सकता है 1312 रुपए के आसपास। उसको जैसे ही ब्रीच करेगा और मेंटेन करेगा 1360 तक के भी लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। ठीक है शरद सर, आपका टेक एचडीएफसी बैंक पर? जी, तो देखिए एचडीएफसी बैंक में मैंने 2-3 दिन पहले लेवल शेयर किए थे। मैंने ये बोला था कि जैसे ये काउंटर कहीं 768 के ऊपर निकलेगा, 755 768 के ऊपर निकलेगा, एक बार आपको पुल बैक रैली मिलेगी कहां तक? 790 तक। और यही मेरा व्यू था। लेकिन आज जो लो है वो 795 है, वही 795 जो मैंने बोला था, आज वो डे लो है और ये 20 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के ऊपर खुला है। तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली है और शॉर्ट स्ट्रैप होंगे। ऑब्वियस सी बात है, 795 से लेकर 770 के जोन में जितनी स्ट्राइक्स हैं सब कॉल राइटर ट्रैप है। तो देखेंगे वो अपना कैसे पोजीशन कवर करते हैं। मुझे लगता है कि एक अच्छा गैप अप ओपनिंग है, सस्टेनेंस रह सकता है 850 तक। तो 850 तक का मूव तो यहाँ दिख रहा है मुझे आता हुआ। स्लोइंग ग्राइंडिंग मूव रहेगा, इट विल नॉट बी अ काइंड ऑफ रैली, और ऑलरेडी एक रैली आ गई है क्योंकि शॉर्ट स्ट्रैप्ड है। देखने वाली बात होगी कि 795 का लो ब्रीच होता है नहीं होता है, तो इमीडिएट लॉन्ग नहीं बनता है, अभी लॉन्ग नहीं बनेगा। 1-2 दिन सस्टेन कर जाए, दिख जाए कहां पर सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, उसके बाद ही लॉन्ग करिए। ठीक है शरद सर, अब 12 बजे मुलाकात करने की कोशिश करते हैं आपसे सर, एफ&ओ में जोड़ते हैं। थोड़ी तैयारी कर लीजिए, आज बहुत सारे ट्रेड आपको निकालने होंगे सर। थैंक यू सो मच सर अभी तक के जोड़ने के लिए। थैंक यू। अब निफ्टी 24,000 बिल्कुल 24,000 के गेट पर खड़ी हुई है और आने की पूरी कोशिश चल रही है। रशीद भाई, आप एक चीज़ बताइए, अब मार्केट में खड़े होकर अगर कुछ शेयर लेना हो वो कौन सा होगा?
देखिए, अब अगर मार्केट में खड़े होके कोई शेयर लेना होगा तो वापस ऑटो इंडेक्स की तरफ थोड़ा सा फोकस करेंगे। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया आपका, अशोक लेलैंड ने रन अप कर लिया, थोड़ा सा कूल ऑफ करे, वहां पे फोकस कर सकते हैं। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल पे देख सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लोअर लेवल पे देखने को मिले, इन पे फोकस कर सकते हैं। बट हाँ, एक चीज क्लियर है कि अगर आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करना है तो आज वो दिन नहीं होगा। आज वन शुड नॉट जंप द गन एंड स्टार्ट बाइंग। थोड़ा सा मार्केट को सेटल हो जाने दें और उसके बाद सारी सिचुएशन बनते हुए देखें। कल से मैं समझता हूँ आपकी अर्निंग सीजन भी चालू हो जाएगा, और 10 तारीख को तो मीटिंग है ही। ठीक है, चलिए अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हल्दर साहब जुड़ चुके हैं। हल्दर साहब, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग विवेक जी, रचित जी, आप दोनों को एंड ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स। प्रदीप भाई, आज तो मतलब जो पुराने शेयर मतलब पोर्टफोलियो में बस्ते में रखे होंगे कि ये चल नहीं रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, आज तो ज़्यादातर चल गए। मतलब एक होप तो आई गई। टारगेट पता नहीं कितनों के हिट हुए होंगे। कुछ हैं ऐसे जो टारगेट हिट हुए हैं आज? आज हमने सुबह से हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको दो तीन, आई थिंक दो तीन कॉल्स गया है, हमारे प्रीमियम जो मेंबर्स का ग्रुप होता है। लेकिन हम आज हमने ज्यादा कॉल नहीं दिया अब, क्योंकि ये गैप अप ओपनिंग के बाद मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी नहीं है फ्रेश शेयर से कॉल कोई इनिशिएटिव करना। लेकिन दो तीन पहले जितने भी कॉल्स मैंने मीडिया एंड ऑल जगह पे दिया है, ऑलमोस्ट सब टारगेट हिट हुआ है। सभी मार्केट को लेके व्यू यही है। देखिए, 2 हफ्ते का टाइम आपको मिला है, लेकिन ये एक ऐसा प्रेसिडेंट है, इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कल एक बात बोला है, आज रात को कुछ और फिर से बोलने लगेगा। कोई भरोसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से वेट हमें करना चाहिए। लेकिन जो डर था मार्केट को लेके, कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है कि एक बार तो जो लास्ट मंडे का डीप था, सो कहीं ना कहीं वो वाला फेयर अभी नहीं है। तो टुडे और टुमारो इट विल बी सॉल्व हो ही जाएंगे। एंड जिस तरीके का अभी 23,988 का आसपास, सबसे बड़ा मुश्किल ये हो जाता है जब गैप अप थोड़ा ज्यादा हो जाता है या गैप डाउन ज्यादा हो जाता है। उसके नेक्स्ट 2-4 घंटा उसके दिन का क्लोजिंग और उसके 1 से 2 दिन का मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो मुझे लगता है कि आज जो अपॉर्चुनिटी है ही नहीं मार्केट में, और क्योंकि गैप अप इतना होने के बाद अभी यहाँ पे खरीदना थोड़ा बहुत रिस्की है। तो इसीलिए 1-2 दिन वेट करना चाहिए। अभी नेक्स्ट 2 हफ्ते का रणनीति आपको बाइंग साइड एंड सेलिंग साइड, दोनों साइड ही आपको मौका मिलेंगे। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि व्यू हम तो बनाने वाले हैं अभी। लेकिन आज कोई कॉल नहीं है, क्योंकि इतना गैप अप के बाद अभी कोई कॉल नहीं बनेगा जी।